तो दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक देख चुके थे। अभी मैं आपके सामने लेकर आया हूं क्या 9 नंबर। देखिए दोस्तों मस्ट इंपॉर्टेंट है कि वीडियो कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेमर युद्ध किसे कहते हैं। मेरे दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया था, क्या बताया था सर? प्रथम खाड़ी युद्ध। प्रथम खाड़ी युद्ध को दोस्तों विभिन्न नामों से जाना जाता है भाई। कभी कोई बोलता है दोस्तों क्या वीडियो गेमर युद्ध, कभी बोलता है कंप्यूटर युद्ध। तो दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी है भाई। तो आइए सर, हमें कंप्यूटर युद्ध क्यों कहा गया? जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया, याद रखिएगा, जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया तो इस युद्ध को अमेरिका ने पूरी दुनिया को लाइव दिखाया। देखिए दोस्तों, जब यूएनओ ने आदेश दिया, जब यूएनओ ने दोस्तों क्या दिए? आदेश दिए। किस पर? अमेरिका को आदेश दिए, जाओ अमेरिका तुम जाओ और इराक को पूरी तरह से आलू का टिक्का बना देना और मेरे भी थोड़ा सा ला देना। तो दोस्तों अमेरिका में जब युद्ध, अमेरिका ने जब दोस्तों इराक के साथ युद्ध किया था ना, और इसी युद्ध को अमेरिका ने पूरी दुनिया को दिखाया था टेलीविजन पे, ठीक है। इसलिए कहा गया मेरे भाई इसे हम लोग क्या? वीडियो गेमर युद्ध। जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया तो इस युद्ध को अमेरिका ने पूरी दुनिया को लाइव दिखाया और इस युद्ध में स्मार्ट बम का प्रयोग किया, इसलिए इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध कहते हैं भाई, ठीक है। एक ध्रुव व्यवस्था क्या भाई? एकदम मेरे दोस्तों साधारण भाषा में समझिए, मरते दम तक नहीं भूलोगे। जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में किसी एक महाशक्ति के दबदबे हो तो प्राय उसे एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। शीत युद्ध की समाप्ति के साथ, शीत युद्ध की समाप्ति होता है 1991। एक ध्रुवीय व्यवस्था किसे कहते हैं? तो सुनिएगा मेरे भाई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मतलब हमारे पूरा विश्व के स्तर पे, जब पूरे विश्व के स्तर में, यानी सर एक हमारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब कोई एक महाशक्तिशाली पूरा अपना दबदबा दिखाएं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एक ध्रुवीय व्यवस्था। क्या बोलते हैं सर? एक ध्रुवीय व्यवस्था, ठीक है। तो जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में किसी एक महाशक्ति के दबदबे हो तो प्राय उसे एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही अमेरिका विश्व के सबसे ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र बनकर पूरे विश्व में उभरा। और जैसे ही दोस्तों 1991 में हमारा शीत युद्ध का अंत होती है और शीत युद्ध का अंत होते ही अमेरिका पूरे दुनिया के सामने एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आया। कोई अन्य राष्ट्र, कोई अन्य देश, कोई अन्य संघ इसका सामना करने वाला कोई नहीं था भाई। अमेरिका शीत युद्ध के बाद इतना शक्तिशाली बन चुके थे कि कोई भी देश इसे टक्कर देने में, मतलब टक्कर देने वाला नहीं था, ठीक है। तो कोई अन्य राष्ट्र, संघ या देश उसके सामने टिक नहीं सका। इसे अमेरिका प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का दौरा कहा जाता है भाई। बस इतना याद रखिएगा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब एक देश का दबदबा हो उसे बोलते हैं भाई क्या? तो हम लोग एक ध्रुवीय व्यवस्था। जैसे 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति हुई और समाप्ति होने के बाद अमेरिका पूरी दुनिया के सामने एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आए और अमेरिका अन्य किसी देश के टक्कर में देने वाला नहीं था भाई। अमेरिका को टक्कर देने वाला अन्य कोई देश नहीं था भाई, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या हो गया? दोस्तों गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं क्रैश कोर्स। दोस्तों ये क्रैश कोर्स के अंदर में आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 10 साल का पीवाईक्यू और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे झारखंड के अंदर में पिछले 3 साल के अंदर में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट में प्री बोर्ड और प्री टेस्ट और SA1 का एग्जाम हुआ है, सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को क्रैश कोर्स के अंदर में फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दिए जा रहे हैं, जहां पे दोस्तों झारखंड का सारा स्टूडेंट्स दोस्तों आ करके यहाँ पे टेस्ट लगा रहे हैं और अपने तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। तो लेट किस लिए कर रहे हैं? जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों क्रैश कोर्स को आप एनी हाउ ज्वाइन करें। मेरे दोस्त आप तैयारी कहीं से भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना ना बोले, क्योंकि दोस्तों क्रैश कोर्स में हर एक वो क्वेश्चन को डाला गया है जो दोस्तों आपके एग्जाम में D2 छपेगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो सब्जेक्टिव का हो। बड़ी सुंदर तरीके से दोस्तों आप लोगों के सामने ये कोर्स को तैयार किया गया है। और हाँ ज्वाइन करने के बाद आप लोग हमारे साथ सुबह दोपहर शाम बेहतरीन तरीके से जुड़ के आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो लेट किस बात की, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन करें। और हाँ भूले ना, अगर कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है दोस्त, तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी।
9/11 याद रखिए दोस्तों, जैसे हम लोग आज हमारा कितना भाई 15 याद रखिए एग्जाम्पल, मान के चलिए दोस्तों 15/11/2025 चल रहा भाई, तो हम लोग इस तरह से डेट लिखते हैं। अमेरिका में डेट कैसे लिखता है, पहले महीना को लिखेगा, फिर डेट को लिखेगा, फिर दोस्तों ईयर को लिखता है भाई, ठीक है। इसलिए मेरे भाई याद रखिएगा सितंबर का महीना था, 11 तारीख था भाई, ठीक ना। आतंकी हमला पर वर्णन करें मेरे दोस्तों। ये आप लोग जब एग्जाम देने के बाद फ्री हो जाएंगे तो आप अपने यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा 9/11 पर एक 9/11 का विवरण दे। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा ना मेरे भाई, एक खतरनाक दोस्तों एक वीडियो आएगा, उस वीडियो को देखिएगा कैसे दोस्तों आतंकवाद ने अमेरिका के बड़े बड़े टावरों को दोस्तों कैसे कुचल डालते थे हेलीकॉप्टर के माध्यम से, ठीक है। सितंबर 2001 में अलग अलग अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने 4 अमेरिकी विमान पर हमला, 4 विमान पर हम जैसे ठीक है, गौर से सुनिएगा भाई, गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। सितंबर 2001 में अलग अलग अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने, अपहरणकर्ता मतलब आतंकवादियों ने 4 अमेरिकी विमान पर हम जिसे 9/11 हमला के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग जानते हैं किसे 9/11। 19 अपहरणकर्ताओं ने, 19 आतंकवादियों ने अमेरिका के 4 बड़े बड़े इलाके में दोस्तों क्या करते हैं, हमला करते हैं, जिसे आप और हम इसे 9/11 के नाम से जानते हैं। दूसरा, इसमें 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिसे हम लोग न्यूयॉर्क के उत्तरी तथा दक्षिणी टावर से टकराया। 2 को दोस्तों खतरनाक टावर था भाई, याद रखिएगा क्या मेरे भाई, 2 को खतरनाक टावर था दोस्तों, कहां पे, हमारा न्यूयॉर्क में। याद रखिएगा अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में दोस्तों 2 टावर को टकराया, 2 बिल्डिंग को टकराया। याद रखिए दोस्तों, एक हमारा उत्तरी में, एक हमारा दक्षिणी टावर से टकराया। कहां पे, इसमें 2 विमान, 4 बार हमला हुई, 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराया। तीसरा विमान पेंटागन वर्जीनिया से टकराया, जहां अमेरिका रक्षा विमान का मुख्यालय था। आतंकवादियों ने दोस्तों तीसरा जो टावर का मतलब, ये टावर मत समझो, टावर का मतलब दोस्तों वहां पे बड़का बड़का बिल्डिंग, जैसे हमारे यहाँ पे 10 तल्ला 12 तल्ला बिल्डिंग होती है ना, वहां पे 50 तल्ला बिल्डिंग होता है, 50 तल्ला बिल्डिंग। तो मेरे दोस्तों उसी बिल्डिंग को उन्होंने क्या किया था, कुचल डाला था, ठीक है। तो तीसरा जो विमान था, तीसरा जो दोस्तों विमान ने हमला किया था ना, वो ऐसे जगह पे हमला किया जहां पे अमेरिका का सारा रक्षा विमान शामिल था भाई, जैसे अमेरिका का BSF हो गया, आर्मी हो गया, SSB हो गया, RPF हो गया, सब डिफेंस का दोस्तों एक जगह पे क्या होता है भाई, ऑफिस होता है। उसी ऑफिस को दोस्तों क्या कर दिए थे, उड़ा दिया था आतंकवादियों ने, ठीक है। तीसरा हमला हुआ। चौथा हमला कांग्रेस पार्टी, अमेरिका में कौन सा पार्टी चलता है भाई, अमेरिका में हमारा कांग्रेस पार्टी चलता है। अमेरिका में कौन सा पार्टी चलता है भाई, तो अमेरिका में कांग्रेस पार्टी चलता है। तो मेरे दोस्तों अमेरिका में जो कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय था, कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिस था, उसी ऑफिस को दोस्तों उन्होंने कुचल डाला, ठीक है। तो चौथा विमान को अमेरिकी कांग्रेस के मुख्य इमारत से टकराना और था, लेकिन यह टकराना था दोस्तों कहां पे, कांग्रेस के विमान से, लेकिन दोस्तों वह पेनिसिल्वेनिया के में जा गिरा भाई, पेनिसिल्वेनिया में जा गिरा, एक जगह था मेरे भाई पेनिसिल्वेनिया में जा गिरा भाई, याद रखिएगा। वो अमेरिका के जो हमारे कांग्रेस पार्टी के दोस्तों जो हमारा ऑफिस था उस पर टकरा नहीं पाए, तो वो कहां पे जाके टकरा दिए भाई, तो बताएंगे सर हमारा पेनिसिल्वेनिया पे जाके टकरा दिए। अब दोस्तों युद्ध तो हो गया भाई, परिणाम क्या हुआ, पहला परिणाम युद्ध तो हो गया सर, युद्ध होने के बाद कुछ ना कुछ परिणाम होते हैं, जैसे अभी आप लोग दोस्तों युद्ध कर रहे हैं अपने लाइफ से, आपका भी परिणाम मिलेगी भाई, हाँ अप्रैल महीना में, क्योंकि अप्रैल में रिजल्ट आएगा भाई। तो मेरे दोस्तों गौर से सुनिएगा, 9/11 घटना का परिणाम क्या हुआ, तो अमेरिका पर किया जाने वाला यह हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला में से एक हमला था। अमेरिका कहता है कि जब से अमेरिका एक देश बना है तब से लेकर आज तक इतना बड़ा हमला आज तक कभी नहीं हुआ है, तब से लेकर आज तक अमेरिका में इतना बड़ा हमला कभी नहीं हुआ है। अमेरिका में पर किया जाने वाला यह हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला में से एक हमला था। इस हमला में लगभग 3000, गलत लिखा भाई, 30,000 व्यक्ति मारे गए भाई, याद रखिएगा। लगभग मेरे दोस्तों इस हमला में 30,000 व्यक्ति मारे गए। अमेरिकी को डर था और सुरक्षा का माहौल सताने लगा। जैसे दोस्तों आपके घर में अगर भूत घुस गया भाई, है ना, आपके घर में अगर आपको मेरे दोस्तों भूत घुस गए, और दोस्तों भूत घुसने के 10 दिन के बाद अगर कोई बिल्ली अगर म्याऊ अगर इस तरह से भी करे ना मेरे भाई, तो आपको लगेगा क्या कि वो भूत ही है, यस या नो भाई।
इसी तरह से दोस्तों अमेरिका में ऐसा हमला हुआ कि अमेरिका को दोस्तों डर लगने लगा। अमेरिका इतना शक्तिशाली देश, लेकिन दोस्तों अमेरिका के अंदर डर पैदा हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? एक डर पैदा हो गया। अमेरिका को डर था तथा सुरक्षा का माहौल सताने लगा। अमेरिका 1976 में जब से एक देश बना, आज तक दोस्तों ऐसा हमला कभी नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों कहा गया कि कहा गया दोस्तों कि इतना बड़ा हमला जो हमारे देश में हुआ ना, इतना बड़ा हमला कभी नहीं हुआ जब से हमारा अमेरिका एक देश बना 1776 में। तो ये था सर इसके परिणाम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था मेरे भाई। ठीक है भाई, चलिए सर अगला क्वेश्चन में देखिए, ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म क्या है? वही सर ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म, बहुत इसे नाम से जाना जाता है भाई। ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म, प्रथम खाड़ी युद्ध हो गया, इसके बाद वीडियो गेमर युद्ध हो गया, कंप्यूटर युद्ध हो गया, नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दिया, बहुत सारे दोस्तों इसे हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं भाई। फिर भी दोस्तों आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए, याद रखिएगा। इराक, ठीक है भाई, इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा न छोड़ने के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ यानी दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में 34 देशों की मिलीजुली और 6,60,000 सैनिक की विशाल सेना ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया। 34 देशों का सैनिक, अमेरिका अकेले इसमें 75% सैनिक दिया था। अगर 34 देश में मिला करके अगर 100 सैनिक दिया है तो 75 गो सैनिक किसका था? अमेरिका का अकेले था। बाकी जो 25 गो सैनिक था वो 34 देशों का था भाई। ठीक है, सुनिएगा। तो इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा न छोड़ने के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में 34 देशों की मिलीजुली और 6,60,000 सैनिकों की विशाल सेना ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया। इस युद्ध को प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म कहा जाता है। अमेरिका में दोस्तों इसे क्या बोलते हैं भाई? तो बोलता है सर ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म। ठीक है, अमेरिका सैन्य अभियान का ही हिस्सा था। और अमेरिका क्या मेरे भाई? सैन्य अभियान का ही हिस्सा था। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है भाई? ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, अमेरिका पर जिन आतंकवादी लोगों ने आक्रमण किया, आप दोस्तों थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है मेरे भाई? गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है? जब हमारा 9/11 का हमला हुई तब दोस्तों अमेरिका पूरी तरह से डर गए। जी हाँ, अमेरिका के अंदर में पूरा बेहतर तरीके से दोस्तों डर का माहौल पैदा हो गया और कहा अरे भाई आज के बाद हमारे देश में इतना, आज से पहले हमारे देश में इतने बड़ा हमला कभी नहीं हुआ है। क्या कारण है? कौन हमला किया? चलो मेरे दोस्तों इस पर हम लोग क्या करें, एक दोस्तों जांच बैठाते हैं। तब दोस्तों अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। अमेरिका पर जिन आतंकवादी लोगों ने आक्रमण किया, बाद में अमेरिका ने ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम के द्वारा एक अभियान चलाया और अमेरिका पर जिन आतंकवादियों ने आक्रमण किया था उन पर हवाई हमला किया, जिससे पूरी दुनिया आतंकवाद का अंत हो गया। और दोस्तों अमेरिका को जिस आतंकवादी सैनिक पर शक था कि आतंकवादी, इस देश का आतंकवादी, अफगानिस्तान का आतंकवादी तालिबान ने शायद हमारे देश में आकर के क्या किया है भाई? तो हमारे देश में आक्रमण किया है, हमारे देश में 4 जगह पे जाके हमला किए। अमेरिका ने भी क्या कर दिया भाई? जाकर के उनकी जो सैनिक गुट था, सॉरी उनका जो आतंकवादी का संगठन थे, संगठन को उन्होंने कुचल डाला। कौन? हम। इसी ऑपरेशन को ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से जाना जाता है भाई। बस इतना याद रखिएगा, साधारण भाषा में दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, एकदम दोस्तों भूलना नहीं है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सर, इराक पर अमेरिका आक्रमण का वर्णन करें। मेरे दोस्तों वही तो सर अभी मैं आपको बताया, इस क्वेश्चन को और मैं नहीं बताने वाला भाई। इराक पर अमेरिकी आक्रमण, देखिए दोस्तों अमेरिका ने क्या किया था भाई? अमेरिका ने दोस्तों क्या कर दिया भाई? इराक पर आक्रमण कर दिया। किसके विरोध में? सॉरी किसके आदेश पे? तो हमारा यूएनओ के आदेश पे। मैंने आपको बताया था संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का सबसे बड़ा महासंगठन है, उन्होंने दोस्तों आदेश दिया तो अमेरिका ने जाकर के इराक पर हमला कर दिए। ठीक है, इस पर हम ज्यादा बात नहीं करते हैं मेरे दोस्तों। आइए सर सुरक्षा पर एक टिप्पणी लिखिए। सुरक्षा क्या है? व्हाट इज सिक्योरिटी? मेरे दोस्तों मैं अगर आपसे कहूंगा कि सुरक्षा क्या है, आप कहेंगे सर याद रखिएगा खतरों से मुक्ति पाना ही सुरक्षा कहलाता है। याद रखिएगा क्या भाई? सुरक्षा क्या भाई? जैसे दोस्तों आप जा रहे हैं 2 बॉडीगार्ड लेके, है ना, और दोस्तों आपको कोई मारने का कोशिश किया और आपका बॉडीगार्ड ने दोस्तों क्या कर दिया भाई? रोक दिए, उस आदमी को पकड़ लिए, तो आप क्या हो भाई? सुरक्षा होगी। ऐसे है ना भाई, आप क्या भाई? सुरक्षा है। तो खतरों से मुक्ति पाना ही सुरक्षा कहलाता है भाई।
सीधा सीधा बात याद रखिएगा, खतरों से मुक्ति पाना ही मेरे दोस्तों क्या कहलाता है, सुरक्षा कहलाता है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरों से आजादी, लेकिन यह खतरा गंभीर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं गया और एक कांटा था, कांटा में जैसे मैंने पैर रखने की कोशिश किया तब तक मेरा बॉडीगार्ड ने मुझे बचा लिया, ऐसा नहीं। एकदम डेंजरस मामला होना चाहिए, याद रखिए क्या मेरे भाई, डेंजरस मामला होना चाहिए, ठीक है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ खतरों से आजादी है, लेकिन यह खतरा गंभीर होना चाहिए। ऐसे खतरे जिनको रोकने के उपाय ना किया गया तो इसे केंद्रीय मूल्य पर आपूर्ति हानि होगी। ऐसा खतरा दोस्तों, सब खतरा नहीं, ऐसा खतरा अगर हम नहीं रोकेंगे तो कहीं ना कहीं हानि होगा। इसी को बोलते भाई क्या, सुरक्षा। सर्दी से एकदम हालत खराब है मेरे भाई, ठीक है। आइए सर, अब बात करते सर शक्ति संतुलन का क्या महत्व है, कोई देश इसे कैसे कायम नहीं भाई, कायत नहीं, कायम करता है भाई, ठीक है ना। आइए सर, अब बात करते हैं सर शक्ति संतुलन के बारे में। दोस्तों किसी भी देश सरकार दूसरे देश से अपने शक्ति संतुलन को लेकर काफी चौंकाने रहता है। मेरे दोस्तों शक्तिशाली क्या है, आप शक्तिशाली क्वेश्चन पे दोस्तों तो दूर की बातें छोड़ दीजिए भाई, आप अपने ऊपर ढा लीजिए भाई। क्या आप अपने ऊपर ढा लीजिए, क्या ढा रहा है मेरे भाई, मैं जो बोल रहा हूं वो कीजिए। मेरे दोस्तों क्या आप नहीं चाहते कि मेरा मार्क्स किसी और स्टूडेंट से ज्यादा आए? क्या आप नहीं चाहते मेरे लाडला कि मेरा मार्क्स मेरे फ्रेंड से ज्यादा आए? क्या है भाई, शक्ति संतुलन। क्या है, शक्ति संतुलन। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हमारे पड़ोस वालों से हमारा घर शान में रहे? क्या आप नहीं चाहते हैं कि पड़ोस वाले से हम ज्यादा शक्तिशाली रहे? क्या आप नहीं चाहते हैं कि हम पड़ोस वाले से ज्यादा कमाएं? इसी को तो शक्तिशाली बोलते भाई, इसी को क्या बोलते भाई, शक्तिशाली। वही चीज क्या रहा है मेरे दोस्तों कि दुनिया का हर देश दूसरे देश की तुलना में बढ़ावा दिखाने के लिए दोस्तों हमेशा शक्तिशाली बनकर रहता है ना। तो किसी भी देश सरकार दूसरे देशों से अपने शक्ति संतुलन को लेकर काफी चौंकाने रहता है। कोई भी देश दूसरे देश की शक्ति के बराबरी करने के लिए जी जान लगाकर कोशिश करता है, हम इससे बढ़कर है, हम इससे बढ़कर है, अरे हमसे बढ़कर तुम, अरे चलो मैं और थोड़ा सा मेहनत करता हूं, अरे तुम 8 घंटा पढ़ रहे हो मैं 9 घंटा पढ़ूंगा। यस क्यों ना भाई, जब तक ये जज्बा पैदा नहीं होगा यकीन माने मेरे दोस्तों आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों वही कह रहा था कि किसी भी देश सरकार दूसरे देश से अपने शक्ति संतुलन को लेकर काफी चौंकाने रहती है। कोई भी देश दूसरे देश की शक्ति की बराबरी करने के लिए जी जान लगाकर कोशिश करता है। जो देश नजदीक हो, जिनके साथ संबंध अच्छा ना हो और जिनके साथ अतीत में युद्ध हो चुकी हो, उनके साथ शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने पर खास तौर पर जोर दिया जाता है। और खास तौर पर हम उस व्यक्ति को दोस्तों दिखाते हैं कि हम सबसे शक्तिशाली है जिसके साथ मेरा लड़ाई हो चुका है। यस या ना भाई, जिसके साथ मेरा लड़ाई हो चुका है, जिसके साथ मेरा अच्छा संबंध नहीं है, जिसके साथ हमारा नजदीकी क्लोजली है, उससे दोस्तों हम लोग अपने आप को बढ़ावा दिखाने के लिए क्या करते हैं भाई, प्रत्यंत कोशिश करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं भाई, ठीक है। आइए सर, जैसे भारत को हमेशा चीन और पाकिस्तान पर नजर रखना चाहिए, इसको लेकर याद रखिएगा, भारत को हमेशा चीन और पाकिस्तान पर क्या रखना चाहिए भाई, नजर रखना चाहिए। और भारत को हमेशा चाहिए कि हम चीन और पाकिस्तान से ऊंचा रहे। लेकिन अफसोस है मेरे भाई, आप लोग अगर जियोग्राफी लेकर स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें भारत का रैंक 131वां, जबकि पाकिस्तान चीन का दोस्तों रैंक बहुत कम है, ठीक है। हमारे देश खाली बढ़ चुका है दोस्तों, हिंदू मुस्लिम। चलिए आइए सर, शक्ति संतुलन कायम और करने के लिए कोई देश निम्नलिखित कार्य करता है। पहला, वह देश अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाता है। हम दूसरे देशों की तुलना में हम शक्तिशाली कहलाएंगे कब, जब हमारे पास सैनिक शक्ति होगा। यस या नो भाई, जब हमारे पास सैनिक शक्ति होगा तब दोस्तों हम दूसरे देश की तुलना में गर्व से कह सकते हैं कि हमारे पास शक्ति संतुलन है। क्योंकि कोई भी देश दोस्तों शक्तिशाली तभी होता है जब उनके पास सैनिक संगठन मजबूत होते हैं। वह देश अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाता है, इसी आर्थिक और प्रौद्योगिक शक्ति का होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट में सर, वह देश गठबंधन बनाकर भी शक्ति संतुलन कायम रख सकता है। जैसे दोस्तों अमेरिका और दोस्तों रशिया दोनों देश गठबंधन बना लिए कि हम दोनों देशों का सैनिक आदान प्रदान करेंगे। अगर आपको जरूरत पड़ेगी रूस तो हम देंगे, और अमेरिका को जरूरत पड़ेगा तो रूस देंगे। तो मेरे दोस्तों क्या हो गया भाई, गठबंधन हो गए। सैनिकों का भी क्या होता है भाई, गठबंधन होता है, ठीक है। वह देश गठबंधन बनाकर भी शक्ति संतुलन कायम रख सकता है। गठबंधन में कई देश होते हैं जो सैनिक हमले रोकने अथवा उससे रक्षा करने के लिए मिलकर कदम उठाते हैं।
ये था सर आपका शक्ति संतुलन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था मेरे भाई। ठीक है, मुझे नहीं लगता है मेरे दोस्तों कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स को कोई डाउट हुआ होगा भाई, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। मैं जहां तक हो सके आप लोगों को साधारण भाषा में दोस्तों समझाने की पूरी गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं क्रैश कोर्स। दोस्तों ये क्रैश कोर्स के अंदर में आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 10 साल का पीवाईक्यू, और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे झारखंड के अंदर में पिछले 3 साल के अंदर में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट में प्री बोर्ड और प्री टेस्ट और SA1 का एग्जाम हुआ है, सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों आप लोग यहां पे देखने को मिलेंगे। और हां यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को क्रैश कोर्स के अंदर में फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दिए जा रहे हैं, जहां पे दोस्तों झारखंड का सारा स्टूडेंट्स दोस्तों आकर के यहां पे टेस्ट लगा रहे हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। तो लेट किस लिए कर रहे हैं, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों क्रैश कोर्स को आप एनी हाउ ज्वाइन करें। मेरे दोस्त आप तैयारी कहीं से भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना ना बोले, क्योंकि दोस्तों क्रैश कोर्स में हर एक वो क्वेश्चन को डाला गया है जो दोस्तों आपके एग्जाम में D2 छपेगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो सब्जेक्टिव का हो। बड़ी सुंदर तरीके से दोस्तों आप लोगों के सामने ये कोर्स को तैयार किया गया है। और हाँ ज्वाइन करने के बाद आप लोग हमारे साथ सुबह दोपहर शाम बेहतरीन तरीके से जुड़ के आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो लेट किस बात की, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन करें। और हाँ भूले ना, अगर कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है दोस्त, तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। में छिद्र होना क्या कारण है मेरे दोस्तों, हम सबको पता है कि हमारा पृथ्वी है भाई, और पृथ्वी का सुरक्षा कवच हमारा दोस्तों क्या है, ओजोन परत। आज दोस्तों यही ओजोन परत जो है ना भाई छिद्र हो रही है, और हमारे देश में दोस्तों छिद्र होकर के हमारे पूरे विश्व में परावैंगनिक किरण हमारे धरती पे आएगी, और दोस्तों हमें तरह तरह की बीमारी का सामना करना पड़ेगा। वही क्या रहा है, ओजोन परत में छिद्र होना क्या है भाई, पृथ्वी की ऊपरी परत पर वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी आ रही है। ओजोन गैस जो है ना भाई, इसमें ओजोन जो परत मेरे भाई जो पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाता है भाई, है ना। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं भाई, याद रखिएगा। ठीक है, तो पृथ्वी की ऊपरी परत वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है, इससे ही ओजोन परत में छिद्र होना। अब हमारा पृथ्वी है, अब यहाँ पे धीरे धीरे छिद्र हो रहा है भाई, और हमारे यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे परावैंगनिक किरण आएगी। तो पृथ्वी की ऊपरी परत वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है, इससे ही ओजोन परत में छिद्र होना कहते हैं। 2 नंबर में इससे पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक वास्तविक खतरा मंडरा रही है भाई। बिल्कुल मेरे भाई, अगर आज हम लोग पेड़ पौधे ना लगाएं, अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरो गैस, मीथेन गैस जैसे गैस को दोस्तों अगर हम लोग संतुलन ना बनाएं, कंट्रोल ना किए, यकीन मानिए हमारे ज़माने में तो नहीं होगा, लेकिन हमारे बच्चों के ज़माने में एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों कि हमारा परावैंगनिक किरण पृथ्वी को चीरते हुए हमारे देश पर आएगी, और दोस्तों आप लोगों के अंदर में तरह तरह की बीमारी होगा, खासतौर पर आंख में दोस्तों आप लोगों को बीमारी देखने को मौका मिलेगी। पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन क्या है मेरे भाई, तो बताएंगे सर 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण तथा विकास के मुद्दे पर केंद्रित सम्मेलन ब्राजील के राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ, जिसे रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। देखिए दोस्तों 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी सर हमारा क्या हो गया भाई, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या हो गया मेरे भाई, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। गौर से सुनिएगा, 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण तथा विकास के मुद्दे पर केंद्रित सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ, जिसे रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन हुआ। मेरे दोस्तों रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से हम लोग जानते हैं। यह सम्मेलन इसलिए बनाया गया था दोस्तों कि हम पृथ्वी को कैसे बचाए रखें, याद रखिएगा। यह सम्मेलन मेरे दोस्तों इसलिए बनाया गया था कि हम पृथ्वी को कैसे बनाए रखें। वैश्विक राजनीति के क्षेत्र में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकार को इस सम्मेलन में एक ठोस रूप मिला। और दोस्तों जो हमारे सम्मेलन, हमारे जो पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के दोस्तों जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इन सारी समस्याओं का समाधान किया गया है कि आप पेड़ नहीं काट सकते हैं, आप ऐसे जगह पे फैक्ट्री स्थापित नहीं कर सकते हैं जहां पे पूरा पॉपुलेशन हो, जहां पे पूरी जनसंख्या हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरा लाडला कि आप लोगों को बिल्कुल मेरे भाई बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग बात करेंगे सर टिकाऊ विकास का तरीका क्या है, पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन क्या है, इन सब क्वेश्चनों को दोस्तों हम लोग विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, आप लोग आगे क्लास अगर देखना चाहते हैं तो।